हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोज़ में उसको देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मालवा सल्तनत के बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश में मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में तोमर वंश, फिर मध्य प्रदेश में गोंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत और बघेलखंड रियासत। तो ये सभी डायमेंशंस को कंप्लीट करते हुए हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का जो समय था वो कब से कब तक था, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का समय कब से कब तक था, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। सबसे पहले हम बात करते हैं 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर या खजुराहो को क्या किया था, जीत लिया था। तो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में हमने देखा था कि किस तरीके से तुर्कों का, मुगलों का क्या हो चुका था, भारत पे कब्जा हो चुका था। तो सबसे पहले जो वंश आता है मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं वो कौन था, गुलाम वंश था। तो 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर या खजुराहो को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, जीत लिया था। 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को क्या किया था, हराया था। तो क्योंकि हम ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर और खजुराहो को अपने वश में कर लिया था, जीत लिया था। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को क्या किया था, हराया था। तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया कब, 1231-32 में। 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। तो 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, जिसने महाकालेश्वर मंदिर को क्या किया था, लूटा था। कब, 1235 में। 1251 में गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लौह नीति के तहत नरवर के राजा चहाड़ देव पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो 1251 में क्या हुआ था, गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लौह नीति के तहत नरवर के राजा चहाड़ देव पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो हमने गुलाम वंश को देखा कि गुलाम वंश का जो समय था वो 1206 से 1290 तक था। मध्य प्रदेश के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमने क्या देखा कि 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर खजुराहो को जीत लिया था। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया था। 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। और 1251 में गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लौह नीति के तहत नरवर के राजा चहाड़ देव पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लौह नीति के तहत 1251 में नरवर के राजा चहाड़ देव पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब गुलाम वंश के बाद हम कौन से वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश की बात करते हैं, जिसका समय जो था वो 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। खिलजी वंश के शासक जो थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने मालवा को क्या किया था, लूटा था। 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा खिलजी वंश का जो समय था वो कब से कब तक, 1290 से 1320 तक था। कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को क्या किया था, लूटा था। तो खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा। 1292-93 में, हम कब की बात करें, 92-93 की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। किसको, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। ऐनुल मुल्क ने परमार शासक महलव देव की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था और ऐनुल मुल्क ने परमार शासक महलक देव की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। 1296 ईस्वी में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार व मांडू जैसे नगरों को क्या किया था, लूटा था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार व मांडू जैसे नगरों को क्या किया, लूटा था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। जो मांडू विजय था ये दक्षिण विजय की कुंजी था। यह कथन
अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर कहा है। तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर कहा है। दमोह में स्थित सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया है। दमोह में कौन सा शिलालेख पाया गया है? तो दमोह में स्थित है कौन सा? सलैया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? सलैया शिलालेख है। और सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी? हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ी। खिलजी वंश के बाद अब हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसका समय जो था, खिलजी वंश का हमने समय कब से कब तक देखा? 1290 से 1320। और तुगलक जो वंश था ये 1320 से 1414 तक था। फारसी भाषा के अभिलेख बटियागढ़ से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। तो तुगलक वंश में हमें क्या देखने को मिलता है? तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 से 1414 तक है। और फारसी भाषा के अभिलेख, फारसी भाषा में एक अभिलेख लिखा गया है जो कौन सा है? बटियागढ़ का अभिलेख है। बटियागढ़ का अभिलेख कहाँ से मिला है? दमोह से। तो गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के हमें क्या देखने को मिलते हैं? साक्ष्य देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ से ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। तो तुगलक शासन के बारे में हमें जानकारी, मध्य प्रदेश में तुगलक शासन के बारे में हमें जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? बटियागढ़ अभिलेख, जो कि कहाँ से मिला है? दमोह से। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुलनीपुर अभिलेख में है। फिरोज शाह का जो जिक्र मिलता है हमें, फिरोज शाह तुगलक का जिक्र हमें कौन से अभिलेख से मिलता है? दुलनीपुर अभिलेख, सागर अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? सागर से हमें मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने के दौरान धार के किले का क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां को चंदेरी का क्या बनाया गया था? प्रशासक बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने मलिक रजा को बुरहानपुर का क्या किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां जो था वो चंदेरी का प्रशासक बनाया गया। और फिरोज शाह तुगलक के समय जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने मलिक रजा को बुरहानपुर का क्या बनाया था? सूबेदार नियुक्त किया था। तुगलक वंश के समय में ही मालवा में दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई थी। तो तुगलक वंश के समय में ही मालवा में दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर हम कंफ्यूजन पॉइंट देखें तो धार किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोद्यान गिरी के नाम से करवाया था। तो धार किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? राजा भोज ने लीलोद्यान गिरी के नाम से करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो जो धार का किला है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको क्या करवाया गया था? पुनर्निर्माण कराया गया था। अब हम बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का समय कब से कब तक रहा? तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर पहला आक्रमण किया लेकिन मान सिंह तोमर से पराजय मिली। तो बहलोल लोधी जो था उसने ग्वालियर पर पहला आक्रमण किया। कब? कहाँ पर? ग्वालियर पर आक्रमण करता है बहलोल लोधी और उसे मान सिंह तोमर से क्या मिली? पराजय मिली। इसके बाद बहलोल लोधी के बाद हम बात करते हैं सिकंदर लोधी की। तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि वह ग्वालियर पर क्या कर सके? नियंत्रण रख सके। हमने बहलोल लोधी के बारे में पढ़ा जिसने ग्वालियर पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन मान सिंह तोमर से हार गया। इसके बाद सिकंदर लोधी के बारे में देखा कि सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि वह ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके। सिकंदर लोधी ने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। जो सिकंदर लोधी था उसने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1518 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। तो इब्राहिम लोधी जो था उसने 1517 और 1518 ईस्वी में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को क्या किया था? पराजित किया था। किसने? इब्राहिम लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में देखा कि ग्वालियर पर पहला
पहला आक्रमण किया, लेकिन मानसिंह तोमर से क्या हुई, पराजय मिली। उसके बाद सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि वो ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके। इसके बाद सिकंदर लोदी ने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन जीत नहीं पाया। इब्राहिम लोदी ने 1517-1518 ईस्वी में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को क्या किया, पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी ने 1517-18 में क्या किया, तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को क्या किया, पराजित किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो दिल्ली सल्तनत का जब पतन हो जाता है उसके बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने क्या कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल, जो कि 1400 से 1561 ईस्वी तक चला। इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ है पृष्ठभूमि और दूसरा प्रमुख वंश। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में कि तुगलक शासकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा, तुगलक शासकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब मालवा में जो प्रमुख वंश है वो हम कौन कौन से देखेंगे, गौरी वंश देखेंगे, खिलजी वंश देखेंगे और कुछ अन्य शासक देखेंगे। गौरी वंश में हम दिलावर खां गौरी को देखेंगे और हुसैन खां को देखेंगे, अल्प खां को देखेंगे जिसे होशंग शाह भी कहा जाता है, और गजनी खां को देखेंगे जिसे मोहम्मद शाह गौरी भी कहते हैं। खिलजी वंश में किसको देखेंगे, महमूद खिलजी को देखेंगे। इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी को देखेंगे, नासिर शाह को देखेंगे और महमूद शाह को देखेंगे। अन्य शासकों में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बहादुर शाह के बारे में, कादिर शाह के बारे में, सुजायत खां के बारे में और बाज बहादुर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम मालवा में प्रमुख 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, गौरी वंश, खिलजी वंश और अन्य शासक। गौरी वंश में हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, दिलावर गौरी खां, अल्प खां और गजनी खां। इन 3 शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, गौरी वंश में। खिलजी वंश में महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह और महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। अन्य शासकों में बहादुर शाह, कादिर शाह, सुजायत खां और बाज बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा का गौरी वंश के बारे में। मालवा के गौरी वंश में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, दिलावर गौरी खां के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हुसैन खां भी कहा जाता था। तो मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। तो मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक किसे माना जाता है, दिलावर खां गौरी को माना जाता है। इसने धार को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक किसे माना जाता है, दिलावर खां गौरी को। इसने धार में अपनी राजधानी बनाई थी। 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण कराया था। तो 1405 में धार में लाट मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो ये दिलावर खां ने करवाया था। तो मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। इसने धार को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण करवाया। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का क्या बनाया था, सूबेदार नियुक्त किया था। तो दिलावर गौरी खां को जो मालवा का सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो तुगलक शासकों के द्वारा। और इसका वास्तविक नाम, जो दिलावर गौरी खां था, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम जो था ये क्या था, हुसैन था। यह अपनी माता की ओर से दमिश्क के सुल्तान सिहाबुद्दीन गौरी का क्या था, वंशज था। तो हमने दिलावर गौरी खां के बारे में क्या पढ़ा कि मालवा में सल्तनत काल का जो संस्थापक था वो कौन था, दिलावर गौरी खां। इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई, धार को। 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण करवाया किसने, दिलावर खां ने। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। इसका वास्तविक नाम हुसैन था और यह अपने माता की ओर से दशमिक के सुल्तान सिहाबुद्दीन गौरी का क्या था, वंशज था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है चाय पे चर्चा के तहत कि क्या तुम्हें पता है असरफी महल की नींव प्रथम स्तर अगर हम बात करें तो होशंग शाह ने रखवाया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय महमूद खिलजी प्रथम को दिया जाता है। तो असरफी महल की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, होशंग शाह के द्वारा रखी गई थी। और जो ये असरफी महल है इसको पूरा किसने करवाया था, तो इसको पूरा करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, महमूद खिलजी प्रथम को दिया जाता है। तो बात करते हैं कि आखिर ये होशंग शाह था कौन।
तो होशंग शाह गौरी जो था ये दिलावर खां गौरी का क्या था, पुत्र था। इसका वास्तविक नाम अल्प खां था। जो होशंग शाह गौरी था ये दिलावर खां गौरी का क्या था, पुत्र था, और इसका वास्तविक नाम क्या था, अल्प खां था। इसे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे मालवा सल्तनत का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, दिलावर खां जो था इसने मालवा में सल्तनत काल की क्या की थी, स्थापना की थी। तो मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था, लेकिन मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो होशंग शाह गौरी या अल्प खां को कहा जाता है। होशंग शाह ने राजधानी मांडू को बनाया। हमने क्या पढ़ा था, दिलावर खान जो था इसने राजधानी कहाँ बनाई थी, धार में। होशंग शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मांडू को बनाया। इसने मांडू का नाम परिवर्तित करके शादियाबाद, खुशियों का शहर रख दिया। तो होशंग शाह ने राजधानी मांडू को बनाई और मांडू का नाम बदल करके क्या कर दिया, शादियाबाद, जिसका अर्थ क्या था, खुशियों का शहर। इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित कर होशंगाबाद रख दिया। अपने नाम पर, होशंग शाह के नाम पर इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया था, होशंगाबाद। इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो धार में लाट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, दिलावर खां गौरी ने करवाया था। और जामी मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो जामी मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था, जिसकी नींव जो है वो महमूद प्रथम द्वारा क्या की गई थी, रखी गई थी। तो इसने जामी मस्जिद का निर्माण करवाया जिसकी नींव जो है वो महमूद प्रथम द्वारा रखी गई थी। इसने राजा भोज के द्वारा निर्मित विशाल बांध, साइक्लोपियन बांध को नष्ट कर दिया था। तो साइक्लोपियन बांध को नष्ट किसके द्वारा किया गया, होशंग शाह गौरी के द्वारा। मांडू में असरफी महल की जो नींव है, प्रथम स्तर का निर्माण किसने करवाया था, होशंग शाह ने। और इसे पूरा किसने करवाया था, तो पूरा जो करवाया था वो किसने करवाया था, महमूद खिलजी ने करवाया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, मांडू में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। तो होशंग शाह का मकबरा क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। अब होशंग शाह गौरी के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह गौरी के बारे में। होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। मोहम्मद शाह गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। यह मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था। तो मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह गौरी था। और इसका वास्तविक नाम क्या था, गजनी खां था। और ये बहुत थोड़े समय के लिए होशंग शाह की मृत्यु के बाद क्या बनता है, गद्दी पर शासक बनता है, गद्दी पर, मालवा की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ एग्जाम हेल्प में छींट सूती कपड़ा के बारे में दिया गया है। छींट सूती कपड़ा, इसमें अगर हम बात करें तो मालवा के रंगीन और विभिन्न डिज़ाइनों में छपे हुए सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्हें छींट कहा जाता था। तो मालवा के रंगीन और विभिन्न डिज़ाइनों में छपे हुए सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, छींट कहा जाता था। छींट सूती कपड़ों को की विदेशों में बहुत मांग थी। तो छींट सूती कपड़ों की विदेशों में क्या हुआ करती थी, बहुत मांग हुआ करती थी। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरोंज का छींट सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध है। एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरोंज का छींट सूती कपड़ा जो है वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम यहाँ चलते हैं तो देखते हैं होशंग शाह का मकबरा मांडू, और मांडू में स्थित है, और इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, होशंग शाह के मकबरे को ही मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मालवा का खिलजी वंश के बारे में। हमने मालवा का गौरी वंश पढ़ लिया। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मालवा के खिलजी वंश के बारे में। मालवा के खिलजी वंश में सबसे पहले जिस शासक के बारे में हम बात करेंगे वो कौन है, महमूद खिलजी प्रथम है। कौन है, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर राजगद्दी पर क्या होता है, बैठ जाता है। तो महमूद खिलजी जो था, महमूद खिलजी मोहम्मद शाह गौरी की क्या कर देता है, हत्या करता है और मालवा की गद्दी पर बैठ जाता है। और इस तरीके से मालवा में खिलजी वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, महमूद खिलजी प्रथम को कहा जाता है। इसने होशंग शाह का मकबरा मांडू में क्या किया था, निर्मित करवाया था। तो होशंग शाह का मकबरा मांडू में किसने बनवाया था, महमूद खिलजी प्रथम ने बनवाया था। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की। महमूद खिलजी जो था उसने क्या किया था, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की। वह मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, लेकिन यह विजय स्तंभ किसी कारणवश क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। इसने असरफी महल का निर्माण पूर्ण करवाया। यह तात्कालीन क्या था, मदरसा था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने महमूद खिलजी के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा था, जब हम मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद शाह गौरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि होशंग शाह की मृत्यु के बाद
मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठता है और इसका वास्तविक नाम क्या था? गजनी खां था। यह मालवा में गौरी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसके बाद हमने देखा कि ये क्या करता है, मोहम्मद शाह गौरी को क्या कर देता है, महमूद खिलजी मार देता है और इसके बाद ये खुद गद्दी पर, मालवा की गद्दी पर बैठ जाता है और इस तरीके से ये मालवा में खिलजी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इसने होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित किया। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की और मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसने असरफी महल का निर्माण पूरा करवाया था। जो असरफी महल की जो निर्माण की स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने। इसे पूरा किसने करवाया था? तो इसे पूरा जो है ये महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया था। इसके बाद महमूद खिलजी प्रथम के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? गयासुद्दीन खिलजी के बारे में। इसके समय जहाज महल की क्या हुई? स्थापना हुई। तो गयासुद्दीन खिलजी के समय कौन से महल की स्थापना होती है? जहाज महल की स्थापना हुई। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो गयासुद्दीन खिलजी के समय जहाज महल की क्या होती है? स्थापना होती है और गयासुद्दीन खिलजी के समय ही मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का क्या किया था? निर्माण करवाया था। कौन सा? हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था। मालवा में मादक वस्तुओं पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। तो हमने गयासुद्दीन खिलजी के बारे में क्या पढ़ा कि इसी के समय जहाज महल की स्थापना हुई थी। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसने हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का क्या किया था? निर्माण करवाया था। मालवा में मादक वस्तुओं पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? नासिर शाह के बारे में बात करते हैं। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा। इसने उज्जैन में कलिया देह पैलेस का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना है हमें कि उज्जैन में कलिया देह पैलेस का निर्माण किसने करवाया? नासिर शाह ने करवाया था। गया सबसे पहले कौन आया? खिलजी वंश में हमने महमूद खिलजी प्रथम को देखा। महमूद खिलजी प्रथम के बाद गयासुद्दीन खिलजी आया। गयासुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद नासिर शाह आया। ये भी कौन से वंश से था? खिलजी वंश से था और इसने उज्जैन में कलिया देह पैलेस का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसने अल्प समय के लिए शासन किया और इसकी मृत्यु उज्जैन के निकट क्या हो गई थी? हो गई थी। और महमूद शाह के बारे में, नासिर शाह के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? महमूद शाह के बारे में। इसे महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। इसके समय गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया। तो महमूद शाह के समय ही गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने महमूद खिलजी प्रथम के बारे में पढ़ा। उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, नासिर शाह के बारे में पढ़ा और अंततः हमने किसके बारे में पढ़ा? महमूद शाह के बारे में, जिसको क्या करता है? गुजराती शासक बहादुर शाह हरा करके मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से अब मालवा में किसका शासन हो गया है? बहादुर शाह का शासन हो गया है। अब मालवा में किसका शासन हो गया है? मालवा में गुजरात का स्वतंत्र शासक आ गया है जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह। तो 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। मालवा पर किसका हो गया? अधिकार हो गया, गुजरात का दिया, क्योंकि ये जो बहादुर शाह था ये गुजराती शासक था तो इसने मांडू पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अब मांडू जो था वो किसके अधीन आ गया था? गुजरात के अधीन आ गया था। तो इसलिए बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदसौर का युद्ध कहा जाता है। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में क्या होता है? युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। इसके बाद बहादुर शाह के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम कादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब क्या होगा? हुमायूं जो है वो मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त करते हैं? कादिर शाह को 1537 में। कादिर शाह का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो कादिर शाह का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? मल्लू खां था। क्या नाम था? कादिर शाह का वास्तविक नाम क्या नाम था? मल्लू खां नाम था। इसके
कादिर शाह के बाद हम बात करते हैं सुजायत खां के बारे में। 1543 में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डर कर कहाँ भाग गया? गुजरात भाग गया। तो 1543 में अब किसकी एंट्री हो रही है? शेर शाह सूरी की एंट्री होती है। तो शेर शाह सूरी ने मालवा पर क्या किया? आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डर कर क्या होता है? गुजरात भाग जाता है। शेर शाह सूरी ने सुजायत खां को मालवा में सूबेदार नियुक्त किया। शेर शाह सूरी ने सुजायत खां को मालवा का क्या नियुक्त किया? सूबेदार नियुक्त किया। और सुजात खान ने मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर बनाया। अब सुजात खान ने मालवा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मांडू में। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि दिलावर खान ने जो मालवा की राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी? धार में बनाई थी। बाद में होशंग शाह ने राजधानी मांडू में बनाई। और सुजायत खान है जिसने राजधानी जो है वो मांडू से कहाँ स्थानांतरित कर दी? सारंगपुर। इसके बाद अब हम बात करते हैं बाज बहादुर के बारे में। बाज बहादुर की अगर हम बात करें तो हम इनका समय देखें तो 1556 से 1561 तक था। सुजायत खां की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र बाज बहादुर मालवा सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसका वास्तविक नाम बायजीद खां था। किसका? बाज बहादुर का वास्तविक नाम वायजीद खां था। इसने गढ़ा राज्य की गोंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह क्या हुआ? पराजित हुआ। तो सुजायत खां के बाद मालवा की गद्दी पर कौन बैठता है? तो मालवा की गद्दी पर बाज बहादुर बैठते हैं और इनका वास्तविक नाम वायजीत खां था। इसने गढ़ा राज्य की गोंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ। बाज बहादुर एक संगीतकार भी था। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो ध्यान रखना है हमें कि बाज बहादुर जो था इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का क्या किया था? आविष्कार किया था। रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड व रूपमती महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो बाज बहादुर अपनी पत्नी रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड व रूपमती महल का निर्माण करवाया। अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खां उजबेक और बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। तो सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1561 में। किसके किसके बीच? तो अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खां उजबेक और बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का क्या होता है? युद्ध होता है। किसके किसके बीच सारंगपुर का युद्ध होता है? 1561 में होता है बाज बहादुर और अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खां उजबेक के मध्य। इस युद्ध में बाज बहादुर हारकर भाग गया। परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। बाद में रानी रूपमती की कब्र पर आकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना है हमें कि रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ है? तो रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा हुआ और अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए सादिक एवं रानी रूपमती की कब्र पर शहीद वफा लिखवाया था। तो बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा होता है और वो बाज बहादुर की कब्र पर क्या लिखवाता है? आशिक ए सादिक और रानी की कब्र पर शहीद वफा लिखवाता है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि ऐसा भी हुआ था। मालवा अभियान में राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। मालवा अभियान के दौरान राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ने अपने जीत के दावे किए व दोनों ने अपने अपने नाम पर एक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में और महमूद खिलजी ने मांडू के पास, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ मौजूद है और महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ किसी कारणवश क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स निमाड़ का फारूकी शासन के बारे में। किसके बारे में? निमाड़ का फारूकी शासन। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि में क्या दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जब सिंध आक्रमण के बाद गुजरात से लौट रहे थे, तब मलिक रजा ने सुल्तान और उनकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। तो क्या देखा? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम निमाड़ का फारूकी शासन देख रहे हैं। निमाड़ के फारूकी शासन में हम सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जब सिंध आक्रमण के बाद गुजरात से लौट रहे थे, तब मलिक रजा ने सुल्तान और उनकी सेना के लिए भोजन की क्या की थी? व्यवस्था की थी। इससे खुश होकर उन्होंने मलिक रजा को ताप्ती के कछार प्रदेश का सूबेदार बना दिया।
तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जब सिंध आक्रमण करने के बाद गुजरात से लौट रहे थे, तब मलिक रजा ने सुल्तान और उनकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। इससे खुश होकर मलिक रजा को ताप्ती के कछार प्रदेश का सूबेदार क्या कर दिया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया था। किसे? ये मलिक रजा को ताप्ती के कछार प्रदेश का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। सुल्तान फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात मलिक रजा ने दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर फारूकी वंश की क्या करी, स्थापना की। तो सुल्तान फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात मलिक रजा ने दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर फारूकी वंश की क्या करी, स्थापना की। संस्थापक कौन था? तो मलिक अहमद रजा, मतलब जो ये निमाड़ का फारूकी वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद रजा। यही जिनको हम क्या कह रहे हैं, मलिक रजा, इन्हीं का पूरा नाम क्या था? मलिक अहमद रजा। शासित क्षेत्र क्या था? खानदेश, जिसे बुरहानपुर कहते हैं, बीजागढ़, जिसे क्या कहा जाता है? खरगोन कहा जाता है। तो कौन कौन से मलिक अहमद रजा के अंतर्गत कौन से शासित क्षेत्र आते थे? तो खानदेश आता था और बीजागढ़। बीजागढ़ खरगोन को कहते हैं और खानदेश बुरहानपुर को। प्रमुख शासक कौन थे? तो मलिक नासिर खां, मीरन आदिल खां, मीरन मुबारक खां, मीरन आदिल खां द्वितीय, मीरन मोहम्मद खां, राजा अली खां, मीर बहादुर खां। तो ये जो थे, ये निमाड़ के फारूकी वंश के क्या थे? प्रमुख शासक थे, जिसमें हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? हमने मलिक नासिर खान के बारे में पढ़ा, मीरन आदिल खान के बारे में पढ़ा, मीरन मुबारक खान के बारे में पढ़ा, मीरन आदिल खान द्वितीय के बारे में पढ़ा, मीरन मोहम्मद खान के बारे में पढ़ा, राजा अली खान और मीर बहादुर खान के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम विशेष अगर हम देखें तो मलिक रजा ने अपने पुत्र नासिर की शादी मालवा के प्रथम गौरी शासक दिलावर खां की पुत्री के साथ कर अपनी स्थिति को क्या कर लिया था? मजबूत कर लिया था। तो ये जो हम मलिक रजा पढ़ रहे हैं, निमाड़ के फारूकी शासक को देख रहे हैं, इसमें हम पहले शासक मलिक रजा को देख रहे हैं। तो मलिक रजा ने क्या किया था? मलिक रजा ने अपने पुत्र नासिर की शादी मालवा के प्रथम गौरी शासक दिलावर खां की पुत्री के साथ कर अपनी स्थिति को क्या किया? मजबूत कर लिया। 1399 में अहमद रजा के पुत्र मलिक नासिर ने राजा आसिर अहीर को धोखा देकर असीरगढ़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो क्योंकि हमने किंग के नेम पहले ही पढ़ लिए हैं, राजा का नाम पहले ही पढ़ा है, तो राजा के नाम में हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1399 में अहमद रजा किसे कहा जा रहा है? मलिक रजा को ही कहा जा रहा है। तो 1399 में मलिक रजा या अहमद रजा के पुत्र मलिक नासिर ने राजा आशा अहीर को धोखा देकर असीरगढ़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। गुजरात के शासक अहमद शाह ने मलिक नसीर को खान की उपाधि दी। तो ध्यान रखना है, गुजरात के शासक अहमद शाह ने मलिक नसीर को खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। तब से इनका प्रदेश खानदेश कहलाने लगा। तो गुजरात के शासक थे अहमद शाह, इन्होंने मलिक नसीर को खान की उपाधि दी और तब से इनका प्रदेश जो था बुरहानपुर को क्या कहा जाने लगा था? खानदेश कहा जाने लगा था। बुरहानपुर का पुराना नाम जो है वो ब्रिगनापुर या क्या है? बृहट्टपुर है। तो ध्यान रखना है हमें कि बुरहानपुर का पुराना नाम क्या है? ब्रिगनापुर या बृहट्टपुर है। ब्रिगनापुर का नाम बदलकर मलिक नासिर खान ने शेख बुरहाउद्दीन के नाम से बुरहानपुर रख दिया था। तो पहले बुरहानपुर का पुराना नाम क्या था? ब्रिगनापुर या बृहट्टपुर था। ब्रिगनापुर का नाम बदलकर मलिक नासिर खान ने शेख बुरहाउद्दीन के नाम पर क्या रख दिया था? बुरहानपुर रख दिया था। तो ब्रिगनापुर का नाम बदलकर मलिक नासिर ने क्या रखा था? बुरहानपुर रख दिया। आदिल खान द्वितीय ने अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र तक किया, इसलिए इसे शाहे झारखंड भी कहा जाता था। तो आदिल खान द्वितीय जो था, ये भी निमाड़ का फारूकी वंश से संबंधित था। तो आदिल खान द्वितीय ने अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र तक किया, इसलिए इसे शाह ए झारखंड भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, शाह ए झारखंड किसे कहा जाता है? आदिल खान द्वितीय को। आदिल खान द्वितीय कौन से वंश से संबंधित था? तो ये निमाड़ के क्या थे? फारूकी वंश से संबंधित था। इसके बाद हम बात करते हैं मीरम मोहम्मद खान की मां रकैया बेगम ने बुरहानपुर में बीवी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मीरम मोहम्मद खान की मां रकैया बेगम ने बुरहानपुर में बीवी की मस्जिद का निर्माण कराया। तो सबसे पहली चीज, बीवी की मस्जिद कहाँ है? बुरहानपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रकैया बेगम ने करवाया था। कौन थी रकैया बेगम? तो मीरम मोहम्मद खान की क्या थी? माँ थी। इसके बाद राजा अली खान ने असीरगढ़ किले के ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। राजा अली खान ने असीरगढ़ किले के ऊपर कौन सा निर्माण करवाया था? तो असीरगढ़ किले के ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था।
इसके बाद देखते हैं, अकबर ने असीरगढ़ किले पर अधिकार करने से पहले खानदेश के अधिकारियों को दिल खोलकर रुपया बांटा। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। तो अकबर ने असीरगढ़ किले पर अधिकार करने से पहले खानदेश के अधिकारियों को दिल खोलकर क्या किया था, रुपया बांटा था। और इसीलिए इतिहासकार क्या कहते हैं कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। 1601 में असीरगढ़ किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। इस समय बुरहानपुर में मीर बहादुर खान का क्या था, शासन था। तो ध्यान रखना है हमें कि 1601 में असीरगढ़ किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया था और इस समय बुरहानपुर में मीर बहादुर खान का क्या था, शासन था। असीरगढ़ की विजय अकबर की जो थी वो क्या थी, अंतिम विजय थी। असीरगढ़ की विजय जो थी अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बुरहानपुर में मुगल सूबेदारों के बारे में बात करते हैं। बुरहानपुर में मुगल सूबेदार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं दानियाल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दानियाल के बारे में। तो अ, अकबर ने शाहजादा दानियाल को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया और कुछ समय के लिए खानदेश की जगह इस क्षेत्र को दानदेश कहा जाने लगा। तो दानियाल जो था, दानियाल को अकबर ने क्या किया था, दानियाल को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था और दानियाल के नाम की वजह से खानदेश को क्या कहा जाने लगा था, दानदेश कहा जाने लगा था। ये बात कब की है, 1601 में, जब असीरगढ़ पर क्या हो जाता है, किसका कब्जा हो जाता है, अकबर का कब्जा हो जाता है। तब अकबर ने शाहजादा दानियाल को बुरहानपुर का क्या किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद हम बात करते हैं शाहजादा परवेज के बारे में। 1610 की बात है। शाहजादा परवेज, इसके समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो शाहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर दरबार पहुंचा था। तो हम बात कर रहे हैं शाहजादा परवेज के बारे में 1610 ईस्वी की। इसके समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो शाहजादा परवेज से मिलने कहाँ पहुंचा था, बुरहानपुर दरबार पहुंचा था। नेक्स्ट है शाहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है। 1616 ईस्वी की बात है। इसी समय बुरहानपुर में शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का जन्म हुआ। तो इस 1616 ईस्वी में क्या होता है, इसी समय बुरहानपुर में शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का क्या होता है, जन्म होता है। प्रारंभिक काल में शाहजहां ने बुरहानपुर से ही क्या किया था, शासन चलाया था। बुरहानपुर में ही 1631 में पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई और उसके शव को ताप्ती नदी के तट पर क्या किया गया था, दफनाया गया था। फिर उसी वर्ष मुमताज के अवशेषों को शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया। उसी वर्ष क्या किया गया था, मुमताज के अवशेषों को शहजादा शुजा के संरक्षण में कहाँ भेजा गया था, आगरा भेजा गया था। तो ये सब बातें हमने किसके बारे में पढ़ी, शाहजहां के बारे में पढ़ी कि इसी समय बुरहानपुर में शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का जन्म हुआ। प्रारंभिक काल में शाहजहां ने बुरहानपुर से ही शासन किया। बुरहानपुर में 1631 में पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई और उसके शव को ताप्ती नदी के तट पर दफनाया गया और फिर उसी वर्ष मुमताज के अवशेष को शाहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं महावत खान के बारे में। शाहजहां ने महावत खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और वह बुरहानपुर से चला गया। तो शाहजहां ने महावत खान को दक्षिण का क्या नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद औरंगजेब, उत्तराधिकारी के युद्ध तक औरंगजेब दक्षिण का क्या था, सूबेदार रहा था। तो और उत्तराधिकारी के युद्ध तक औरंगजेब जो था वो दक्षिण का क्या था, सूबेदार था। अब हम मुगल कालीन मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मुगल कालीन मध्य प्रदेश में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर, जिसका समय 1526 से 1530 तक था। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जो कि किसके बीच होता है, तो ये खानवा का युद्ध जो था वो बाबर और किसके बीच होता है, राणा सांगा के बीच में होता है। तो इस युद्ध में मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की क्या की थी, मदद की थी। इसीलिए एक साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। मेदिनी राय पर ठीक 1527 के बाद 1528 पर मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। उसी को क्या कहा जाता है, चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं व कामरान से करा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को क्या किया था, हराया था। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने जोहर किया और बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का क्या किया था, आदेश दिया। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का अगर हम समय देखें तो 1530 से लेकर के 1540 तक रहा।
ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। तो ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को क्या किया था, सौंपा था। 1539 के चौसा के युद्ध में बघेल शासक बीर भानु ने हुमायूं की मदद की। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त रखा था। तो हमने क्या देखा, हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं कब से कब तक, 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। 1539 के चौसा के युद्ध में बघेल शासक बीर भानु ने हुमायूं की क्या की थी, मदद की थी। तो 1539 के चौसा के युद्ध में बघेल शासक बीर भानु ने हुमायूं की मदद की। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त रखा था। 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को क्या किया था, पराजित किया था। तो ये सभी बातें हमने किसके बारे में पढ़ी, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि 1540 से 45 तक किसका कार्यकाल रहता है, शेरशाह सूरी का रहता है। तो अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन किले पर आक्रमण किया और पूरनमाल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी। तो शेरशाह सूरी ने 1543 में कहा, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन जिले पर क्या किया, किले पर आक्रमण किया और पूरनमल के साथ विश्वासघात कर उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो हमने ये 3 फैक्ट्स जो थे वो किन के बारे में पढ़े, शेरशाह सूरी के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में, जिनका समय जो था वो 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो सबसे पहले अकबर के बारे में देखते हैं कि 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था, भेजा था। 1561 में ही सारंगपुर के युद्ध में आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर मालवा छोड़कर भाग गया व रानी रूपमती ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। तो 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति आदम खां को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1561 में ही सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर मालवा छोड़कर भाग गया और रानी रूपमती ने जौहर कर लिया। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ सेनापति आसफ खां को भेजा था। तो 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान के दौरान रानी दुर्गावती के खिलाफ सेनापति आसफ खां को भेजा। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ था। तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, 1601 असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ था। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से जल वितरण व्यवस्था कुनी भंडारा या खूनी भंडारा का निर्माण किया। तो अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से जल वितरण व्यवस्था कुनी भंडारा या जिसे खूनी भंडारा कहते हैं का निर्माण कराया। इस प्रकार की जल वितरण व्यवस्था को भारत के अलावा ईरान में भी अपनाया गया है। अकबर के शासनकाल में तानसेन, बैजू बावरा जैसे क्या थे, संगीतकार थे। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म सीधी जिले के घोघरा गांव में हुआ था। अकबर के नौरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र हरदा जिले के हंडिया में स्थित है। तो ध्यान रखना है हमें कि अकबर के नौरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र जो है वो हरदा जिले के हंडिया में क्या है, स्थित है। तो इस तरीके से हमने अकबर के बारे में पढ़ा। अब अकबर के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो समय है वो 1605 से लेकर के 1627 तक था। तो जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो क्या हम पढ़ रहे हैं, पहला ही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला जो कि ओरछा के शासक थे, बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की क्या कर दी,
हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, क्योंकि वो अच्छे मित्र थे दोनों। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। 1615 में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया। उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। तो 1615 ईस्वी में राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया और उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने कहाँ गया, बुरहानपुर गया। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में की थी। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी, बुरहानपुर किले में की थी। इसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक रहा। शाहजहां के काल में विदेशी यात्री टैवर्नियर ने बुरहानपुर की 2 बार यात्रा की थी। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टैवर्नियर किसके शासनकाल में आया था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो शाहजहां के काल में विदेशी यात्री टैवर्नियर ने बुरहानपुर की 2 बार यात्रा की। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ था। मुमताज की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई और उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे क्या किया गया था, दफनाया गया था। इसी वर्ष मुमताज की कब्र को शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेज दिया गया। मुमताज की प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में बनाई गई और बाद में 1652 में ताजमहल आगरा में स्थानांतरित कर दी गई। तो मुमताज की प्रारंभिक कब्र कहाँ बनवाई गई थी, बुरहानपुर में बनवाई गई। बाद में 1652 में ताजमहल आगरा में क्या कर दी गई थी, स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद हम अगले मुगल शासक के बारे में बात करते हैं, जो कौन थे, औरंगजेब, जिनका समय 1658 से लेकर के 1707 तक था। बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि औरंगजेब के खिलाफ किसने नेतृत्व किया। बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। तो औरंगजेब ही था जिसने गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, इस्लामगढ़ कर दिया। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासिरे आलमगीरी पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित, किसके द्वारा, साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासिर ए आलमगीरी पुस्तक में औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके समय 1670 में शिवाजी के सेनापति प्रतापराव गुजर ने खानदेश में चौथ कर वसूला था। तो इसी के समय, किसके समय, औरंगजेब के समय 1670 में शिवाजी के सेनापति प्रतापराव गुजर ने खानदेश में चौथ कर वसूला था। 1679 में औरंगजेब ने बुरहानपुर में जजिया कर लगाया था। तो 1679 में औरंगजेब ने बुरहानपुर, या जिसे हम खानदेश भी कहते हैं, क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खान था, जिसने बाद में भोपाल रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। तो औरंगजेब का सेनापति कौन था, दोस्त मोहम्मद खान था, जिसने बाद में भोपाल रियासत की क्या करी थी, स्थापना की थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तोमर वंश के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मध्य प्रदेश में तोमर वंश के बारे में। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद प्रमुख शासक और फिर इसके बाद हम तोमर वंशों का योगदान देखेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं। इंद्रप्रस्थ की मरम्मत करवाकर दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। तो इंद्रप्रस्थ की मरम्मत कराकर दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। कालांतर में दिल्ली शहर में मुस्लिम शासन के पश्चात इनकी 3 शाखाएं बन गई थी। तो कालांतर में दिल्ली शहर में मुस्लिम शासन के पश्चात इनकी कितनी शाखाएं बन गई, 3 शाखा बन गई। पाटन शाखा कहाँ थी, गुजरात में। रोहिलखंड शाखा उत्तराखंड में। और ग्वालियर मुरैना शाखा कहाँ थी, मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात कर रहे हैं तोमर वंशों की शाखाओं के बारे में, तो 3 शाखाएं थी इनकी। पाटन शाखा कहाँ थी, गुजरात में। रोहिलखंड शाखा उत्तराखंड में। और ग्वालियर मुरैना शाखा कहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी। इनके अगर हम प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो प्रमुख शासक कौन कौन थे तोमर वंश के, तो वीर सिंह देव, उद्धरण देव, बीरम देव, गणपति देव, डूगेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, विक्रमजीत सिंह, जिसे हम इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को क्या किया था, पराजित किया था। तो विक्रमजीत सिंह, तो हमने क्या देखा, ये विक्रमजीत सिंह भी जो थे ये तोमर वंश के शासक थे, जिन्हें इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को क्या किया था, पराजित किया था। नोट है, तोमर वंशावली का विवरण ग्वालियर पुरातात्विक संग्रहालय के अनुसार। तो तोमर वंशावली का विवरण हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्वालियर पुरातात्विक संग्रहालय के अनुसार देखते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं तोमर शासकों का योगदान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, वीर सिंह तोमर के बारे में। तो तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं
शताब्दी में की थी। तो क्योंकि हम मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? वीर सिंह देव तोमर ने। मानसिंह तोमर के बारे में अगर हम बात करें, तो मानसिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की क्या करी? रचना की। तो मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ग्वालियर में गुर्जरी महल व बादलगढ़ महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में गुजरी महल और बादलगढ़ महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनैनी उपन्यास में गुर्जरी को मृगनैनी कहा गया है। तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनैनी उपन्यास में गुर्जरी को मृगनैनी कहा गया है। तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित कौन सी पुस्तक? मृगनैनी उपन्यास में गुर्जरी को क्या कहा गया है? मृगनैनी कहा गया है। इनके नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत या मंत्री खेमचंद्र थे। वह इनके दरबार में मित्र मिश्र, शिरोमणि मिश्र व हरिनाथ मिश्र प्रमुख क्या थे? दरबारी रहे थे। तो मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत या मंत्री कौन थे? खेमचंद थे। वह उनके दरबार में मित्र मिश्र, शिरोमणि मिश्र और हरिनाथ मिश्र जो थे, ये क्या थे? प्रमुख दरबारी थे। मित्रोदय की रचना मित्र मिश्र ने की है। वह राग दर्पण मान कौतूहल का फारसी अनुवाद है। तो मित्रोदय की रचना किसने की है? मित्रोदय की रचना जो है वो मित्र मिश्र ने की है। और राग दर्पण मान कौतूहल का क्या है? फारसी अनुवाद है। तो ध्यान रखना है, मान कौतूहल का फारसी अनुवाद क्या है? राग दर्पण। और मित्रोदय की रचना किसने की है? मित्र मिश्र ने की है। इन्होंने ग्वालियर में मान मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राजा विक्रमजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, या जिन्हें हम विक्रमादित्य सिंह भी कहते हैं। ये राजा मानसिंह के पुत्र थे। इन्होंने ग्वालियर किले में विक्रम महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इनके समय 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो राजा विक्रमजीत सिंह को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी ने 1518 में क्या किया था? हराया था। आक्रमण के बाद इन्होंने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके जागीरदार बन गए। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए ये क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की? राजा विक्रमजीत सिंह के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। इसके बाद हम कल की क्लास में मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ेंगे, बघेलखंड रियासत और बुंदेलखंड रियासत को पढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू।